तो पिछले वीडियो में हमने इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए कि और हमने देख लिए कि हाउ टू अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं तो सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए हमने देख लिए कि जो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, समेशन ऑफ H0, समेशन ऑफ V0 और समेशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट X इज 0, यह हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिए। अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम थोड़े से इंटरेस्टिंगली इस केस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस है, M, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। और यहाँ पर उसके साथ साथ रिएक्शन फोर्सेस भी है, जैसे HA, RA, HC, RC, ठीक है। ये बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर है और ये रिएक्शन फोर्सेस और ये एक्सटर्नल फोर्सेस ये मिल के इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। मतलब ये जो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये फोर्स सिस्टम। अब देखिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब तो यही है कि ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंडिविजुअली आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है कि ये बॉडी अगर पूरा इक्विलिब्रियम में है तो इस बॉडी के अंदर की हर एक पार्टिकल या इस बॉडी का हर एक पार्ट इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, तब जाके ये बॉडी एज ए होल इक्विलिब्रियम में है। हम लोग इस तरह से समझते हैं। मान ले ये एक पूरा बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी को ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इस बॉडी को पार्ट बाय पार्ट विजुअलाइज करूं, मतलब मैं इस बॉडी को ऐसे पार्ट में इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। ये पार्ट हमने आइसोलेटेड कर दिए, तो फिर देखिए ये जो हर एक पार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम। हर एक जो पार्ट है ये इक्विलिब्रियम में है, तब जाके ये पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। अब हम लोग पूरे बॉडी की इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हमने तो इसको दे दिया कि हाँ पूरे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो पार्ट है ना, बॉडी पार्ट, ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह रहा है। तो दरअसल इस पार्ट को देखिए, ठीक है। लुक एट दिस पार्ट। देखिए इस पार्ट के ऊपर आप P1, P2 एक्सटर्नल फोर्स है। अब जाहिर है अगर P1, P2 सिर्फ ये दो फोर्स ही होता तब ये पार्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, क्योंकि ये दोनों ही नीचे की तरफ है तो ये पार्ट तो नीचे की तरफ चले जाता। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? ये कोई ना कोई फोर्स तो है जो इसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है। और कौन सा फोर्स है? जी हाँ, आपने सही गेस किया है। देखिए ये जो बॉडी पार्ट है ना, ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर कोई फोर्स दे रहा है और सिमिलरली ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो डिफरेंट पार्ट है उस पार्ट के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे। तो लेट अस लर्न दिस। तो वी विल नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द होल बॉडी, इससे हमने कंसीडर कर लिया। अब वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हम एक मतलब ये 3D बॉडी बना लिए और इसके ऊपर ये फोर्सेस हमने ला दिए। तो द होल बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस अंडर ऑल दीज फोर्सेस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर जो लेफ्ट पार्ट है उसको आइसोलेटेड कर दिया। तो अगर हम इसको आइसोलेटेड कर रहे हैं मतलब हम इसको काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये बन गया उसका आइसोलेटेड पार्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो आइसोलेटेड पार्ट है उस सिर्फ इस पार्ट पर कितने सारे फोर्सेस है, तो आप कहोगे कि ये 25 किलो न्यूटन है और ये 20 किलो न्यूटन है। लेकिन उसके साथ साथ एक कुछ और फोर्स भी होगा, और वो कौन सा? देखिए जहां पर हमने ये सेक्शन कट किए हैं ना,
ठीक है, इस सेक्शन पे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स रहे, यहां पर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स आए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये जो प्लेन हमने काटा है ना, जो कट प्लेन है, तो यहां पर इस तरह की कट प्लेन को कहते हैं सेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने इसको काटने के बाद यहां पे मिला है। अब हमने मतलब सही में इसको नहीं काटा है, दिस इज अ मेंटल कट। आप ये बात ध्यान में रखिए, दिस इज अ मेंटल कट। आप दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको यहां से आइसोलेटेड करके सोचूं तो मुझे क्या दिखता। तो यहां पर आपने एक मेंटल कट ले लिए और ये प्लेन आपके सामने आ गया, ये सेक्शन आपके सामने एक्सपोज हो गया। ठीक है, और वहां पर कुछ इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स मिलेंगे। और अगर मैं पूछूं ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ए सेक्शन के ऊपर किसने दिए हैं, तो आप कहेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, राइट साइड, ये पार्ट ही इसके ऊपर ये फोर्स दे रहा है, क्योंकि यही पार्ट तो इसके साथ कांटेक्ट में है इस सेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एडजेसेंट पार्ट ऑन दिस पार्ट। तो ये जो फोर्स है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज एन इंटरनल फोर्स, है ना। ये तो बस अंदर की बात है, ये इंटरनल है बॉडी की। एक्सटर्नल जैसे देखिए ये 25 किलो न्यूटन फोर्स, ये जो सपोर्ट रिएक्शन, ये जो सब फोर्स है, दीज ऑल फोर्सेस आर एक्सटर्नल, बाहर से बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है ये इंटरनल है, ठीक है ना। एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ये फोर्स ये कोई पॉइंट फोर्स नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूं ये 30 किलो न्यूटन फोर्स क्या है, पॉइंट फोर्स है। ये 20 किलो न्यूटन फोर्स क्या है, पॉइंट फोर्स है, इस पॉइंट पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है ये क्या है, ये पूरे इस एरिया के ऊपर फैला हुआ है, ये पूरे इस एरिया के ऊपर फैला हुआ है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ओवर एन एरिया। और इस एरिया, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल एरिया, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सेक्शन। हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ओवर ए सेक्शन। तो ये जो इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एन एरिया, ठीक है, ओवर एन इंटरनल एरिया और ओवर ए सेक्शन, इस फोर्स को हम कह देते हैं स्ट्रेस। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। फिर स्ट्रेस क्या है, दिस इज अ फोर्स exerted by one body part over another body part। तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज एन इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, और इसे हम लोग कह देते हैं स्ट्रेस। लेकिन हम ये स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, स्ट्रेस के बारे में इन डिटेल पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसिडर करना चाहूं इस बॉडी का, तो फिर अगर ये स्ट्रेस इसी फॉर्म पे हम लोग यहां पे दिखाए तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये फोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं एक बहुत ही कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेबल फॉर्म पे। तो हम इसको क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इस फोर्स को इक्विवेलेंट फोर्सेस, ठीक है। और वो क्या हो गया, देखिए ये हो गया वन फोर्स सिस्टम, ये हो गया अनदर, और ये हो गया अनदर। ये बन गया नॉर्मल फोर्स, ये बन गया शेयर फोर्स, और ये बन गया बेंडिंग मोमेंट। तो मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, अब इसके ऊपर कितने सारे फोर्सेस है, देखिए एक 25 किलो न्यूटन, एक 20 किलो न्यूटन, और यहां पर ये 3 फोर्सेस। तो बस ये 5 फोर्सेस के अंदर, 5 फोर्सेस के वजह से ये पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट ये क्या है, आप मुझे कहेंगे कि अब ये नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दरअसल स्ट्रेस जो है उसकी रिजल्टेंट है। दे आर इक्विवेलेंस ऑफ स्ट्रेस। दरअसल एक्चुअल में है जो है वो स्ट्रेस होते हैं, लेकिन इस पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हम इसको रिजल्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। सो दे आर एक्चुअली द स्ट्रेस रिजल्टेंट। और आपको पता है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज एक्चुअली इमेजिनरी। ये आप ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा
घटाने के लिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, है ना। तो बस ये याद रखिए कि ये रियल नहीं है, दरअसल रियल है स्ट्रेस। तो चलिए हम लोग इस बात को नोट कर ले। तो फिर हम लिख लेते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिजल्टेंस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिजल्टेंस, और रिजल्टेंस क्या है, नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस क्या है, तो आप कहेंगे कि ड्यू टू एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑन डिफरेंट प्लेन्स। जैसे हमने पिछले बार जो दिखाया, तो वहां पर हमने दिखाया कि एक मतलब जो सेक्शन हमने लिए थे, जो प्लेन लिए थे, वो तो आर्बिट्ररी था, बिल्कुल आर्बिट्ररी, है ना। सो बिल्कुल आर्बिट्ररी था, वो हम कहीं पे भी ले सकते हैं। तो फिर डिफरेंट जो प्लेन्स होगा ना, वो डिफरेंट प्लेन्स पर ये फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑन डिफरेंट प्लेन्स। एक प्लेन पे डेवलप करेगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं और उन सभी प्लेन्स पे ये डेवलप करेगा। दीज डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। फिलहाल इतना ही काफी है, बाद में हम लोग स्ट्रेस को और थोड़ा सा इन डिटेल समझ लेंगे। नाउ द कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंटरनल सरफेस, और इस इंटरनल सरफेस को ही हम कहते हैं सेक्शन, ठीक है ना। इस इंटरनल सरफेस को ही हम कहते हैं सेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन ए सेक्शन कैन बी इफेक्टिवली रिप्लेस्ड बाय 3 रिजल्टेंट्स एज शोन बिलो। These resultants are called normal force, shear force and bending moment। मतलब ये जो एक्चुअल स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, इसको हम लोग ये 3 रिजल्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिजल्टेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक तो सेक्शन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दूसरा सेक्शन की पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और एक मोमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं नॉर्मल फोर्स, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हो गया। So with this we come to the very basic definition, ठीक है। अब देखिए, so it can be said that normal force, shear force and bending moment are the forces exerted by one internal surface of the body to the adjacent internal surface। मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये shear फोर्स, नॉर्मल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को भूल जाते हैं, तो हम इसको इन सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है ना, कि ये कुछ ऐसे फोर्सेस है जो एक बॉडी पार्ट अपने एडजेसेंट जो बॉडी पार्ट है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हम बाद में इन डिटेल सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर एक बीम है, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, और ये रिएक्शन है। हमने यहाँ पर एक्स सेक्शन ले लिया है, ठीक है। फिर अगर हम ये जो सेक्शन का जो लेफ्ट पार्ट है, सिर्फ इसकी फोटो मतलब इसकी फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो लेफ्ट पार्ट के अंदर फोर्स क्या क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ये 20 किलो न्यूटन और एक सपोर्ट रिएक्शन, ये दोनों है एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पर आप अगर शेयर फोर्स, एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करें, तो ये देखिए, ये बन गया शेयर फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर और बेंडिंग मोमेंट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये फोर्सेस जो है ना, ये तीनों फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर किसने अप्लाई किए, तो आप कहेंगे कि ये जो राइट वाला पार्ट है ना, ये पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है, this part has exerted these forces on the body. So these are forces exerted by right part on the left part. और बिल्कुल उसी तरह से आप अगर ये XX फोर्स की राइट साइड पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करें ना, तो ये आ गया 30 किलो न्यूटन, ये आ गया 50 किलो न्यूटन, और ये 3 फोर्सेस यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये जो फोर्सेस है, these forces are exerted by left part, मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट है, this left part has exerted these forces on the right part. So I think all of you have got what is called shear force, axial force and bending moment. आप इसे 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो ये कि भाई ये तो स्ट्रेस रिजल्टेंट्स है, वो भी सही है, और अगर आप स्ट्रेस को इग्नोर करना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये कुछ फोर्सेस है जो
एक बॉडी पार्ट अपने एडजेसेंट बॉडी पार्ट को देता है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक्शन रिएक्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये और ये एक्शन रिएक्शन है, दिस पार्ट इज गिविंग फोर्सेस to left part, so the left part in return is giving equal and opposite reaction to this part। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। ओके, तो फिर हमने ये पता कर लिया कि नॉर्मल फोर्स, shear force and bending moment क्या है। तो this is a preliminary understanding that we need to have in order to start what is shear force and bending moment calculation। ठीक है, तो this was the preliminary understanding। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस नॉर्मल फोर्स, shear force एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।